हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का क्लास हमारा कंटिन्यू क्लास होने वाला है प्रीवियस क्लास का, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लास 11th और यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और उस चैप्टर पर बेस्ड जो पॉसिबल क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। एक क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया भी है। आज के क्लास में हम उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, उनके ऑप्शंस डिस्कस करेंगे और अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट से। प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक की बात हम कर चुके हैं और आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, जहाँ पर सवाल है इन 1776 Adam Smith wrote his book named ठीक है, ये सवाल है। ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ऑप्शन बी है एन essay on the nature and significance of economic sciences ऑप्शन नंबर सी है इकोनॉमिक्स एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 और उसके ऑप्शंस हमारे सामने हैं और सवाल में पूछा जा रहा है कि 1776 में एक किताब आई थी, उस किताब को एडम स्मिथ ने लिखा था और आपसे पूछा जा रहा है कि उस बुक का क्या नाम था। हम लोगों ने ये टॉपिक ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। एडम स्मिथ का जो बुक था जिसमें उन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया था एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, वो किताब 1776 में आई थी और उस बुक का जो टाइटल था वो था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। किताब का नाम था ऑप्शन नंबर ए जो हमारा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, जहाँ पर हम एडम स्मिथ के बुक का नाम जानते हैं, पढ़ चुके हैं और इसी किताब में उन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया था। सेकंड ऑप्शन भी देख लिया जाए एक बार। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 का, बिकॉज ये जो बुक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, ये बुक एल रॉबिन्स यानी कि लियोनल रॉबिन्स के द्वारा दी गई थी, लिखी गई है और ये किताब 1932 में पब्लिश हुई थी। तो ये बुक एडम स्मिथ की नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी भी राइट आंसर नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक्स नाम की बुक आपके सैमुअलसन के द्वारा लिखी गई है, एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स या सिर्फ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं इसको, और ये बुक सैमुअलसन की, पॉल सैमुअलसन की 1948 में आई थी। बाकी नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज ऑप्शन ए ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सवाल वही है, कॉन्सेप्ट देख लीजिए वही है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड करते हुए अलग अलग तरीके से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। कभी बुक पूछा जा रहा है, कभी बुक का नाम, तो कभी उसके राइटर के बारे में पूछा जा रहा है, तो कभी उस बुक में उस राइटर ने किस बेसिस पर इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है ये पूछे जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि टॉपिक एक ही होता है, बट उससे कैसे अलग अलग तरीके से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब ये नहीं हुआ कि वन वर्ड आप रट लो और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी आंसर को करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। चलिए इसी बात के साथ आगे बढ़ें और क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस हु सेड इट। इस स्टेटमेंट को किसने कहा था? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, ये किसने कहा है? ऑप्शंस देखा जाए, सबसे पहला है पिगू, ऑप्शन बी है मार्शल, ऑप्शन सी है रॉबिन्स और ऑप्शन डी है बेवरेज। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शंस हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 9 के। और सवाल में पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस, ये किसने कहा था? पहले तो आप ये बात समझ लें कि पॉजिटिव साइंस होता क्या है, फिर हम इस स्टेटमेंट पे आगे चलेंगे कि ये किसका स्टेटमेंट है। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स की स्टडी को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इस तरह से अर्थशास्त्र के 2 परिभाषाएं हैं। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं, नॉर्मेटिव किसे कहते हैं, ये जाने ज़रा। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया कि जब भी आप बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्ट्स की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज़, मतलब क्या है, सिचुएशन क्या है। जब हम पढ़ते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक फैक्ट, जो भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए गरीबी, तो आप पढ़ रहे हो कि इंडिया में गरीबी कितनी है, क्या है गरीबी का, क्या प्रतिशत है। तो जब आप एग्जैक्ट वो बात के बारे में पढ़ते हो, कोई भी फैक्ट जो एग्जैक्टली होता है, जब आप उसकी स्टडी करते हैं, मतलब आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। लाइक पॉपुलेशन क्या है देश का, जनसंख्या का घनत्व क्या है, लिटरेसी रेट क्या है। जब आप इस तरह के टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब आप पढ़ते हैं उस चीज़ के बारे में जो होना चाहिए, व्हाट ought टू बी, होना क्या चाहिए। नॉर्मेटिव का मतलब होता है आदर्श, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। और पॉजिटिव का मतलब हो गया आपका धनात्मक अर्थशास्त्र, आप कुछ ऐसा कह सकते हैं। तो पॉजिटिव में हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो रियलिटी में होती है, जो वास्तविक में होती है। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं या उन फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो होना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि इंडिया में गरीबी 50% है, तो अगर गरीबी है 50%, तो वो स्टडी की जाएगी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया में गरीबी कम होनी चाहिए और वो घट करके 50 से 20% हो जानी चाहिए एक वर्ष में, मान के चलिए। तो हमने यहाँ पे बात कर दी जो होना चाहिए, तो दैट इज़ द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दैट ought टू बी, जो भी होना चाहिए। इस तरह से इकोनॉमिक्स की स्टडी को 2 भागों में बांटा जाता है। और ये जो हमारा सवाल है, ये हमारे इकोनॉमिक्स के उस साइड के बारे में पूछा जा रहा है जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। तो इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, ये कहा गया था एल रॉबिन्स के द्वारा, जहाँ पर उन्होंने स्कैरसिटी को रिलेट करते हुए समझाया था कि कैसे अर्थव्यवस्था में कमी होती है और उस कमी की स्थिति में हमने कैसे चुनाव करना होता है, हमें कैसे सिलेक्शन करना होता है। और सिलेक्शन के बारे में, जब चॉइसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो जहाँ कहीं पर भी हम ये पढ़ रहे हैं वही इकोनॉमिक्स है। और इस तरह से इकोनॉमिक्स के पॉजिटिव साइंस होने की बात एल रॉबिन्स यानी कि लियोनल रॉबिन्स के द्वारा कही गई थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9।
बाकी सारे लोगों ने अलग अलग तरह की बातें कही है, अलग अलग मुद्दों पर कही है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ रॉबिन्स। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब हम चलेंगे हमारे अगले सवाल पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी एक छोटा सा पार्ट है आपके इकोनॉमिक्स के बिहेवियर में। आप याद रखोगे पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, आप याद रखोगे। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, मीनिंग वगैरह भी पूछा जा सकता है। जो जो चीज़ें आपको लग रही है नहीं है, या कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोगों ने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी हैं, उसको आप साथ साथ में नोट करते जाओगे, आपको ये हेल्प करेगा। ये सिर्फ हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं चल रहा है, ये एक तरह से हमारा रिवीजन क्लास भी चल रहा है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप पढ़ोगे। अगले सवाल पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर सवाल काफ़ी मिलता जुलता पूछा जा रहा है। इकोनॉमिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस। Who said it? नॉर्मेटिव साइंस की बात किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है रॉबिन्स। ये तो नहीं होगा आंसर, बिकॉज अभी अभी हमने पढ़ा रॉबिन्स ने पॉजिटिव साइंस की बातें करी हैं। ऑप्शन बी है पिगू, ऑप्शन सी है विकस्टीड, ये सब इकोनॉमिस्ट के नाम हैं, एंड ऑप्शन डी इज़ स्टिगलर। इस तरह से 4 ऑप्शंस के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कंप्लीट। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो नॉर्मेटिव साइंस से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिगू के द्वारा दिया गया है। देखिए पिगू का नाम बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बिकॉज क्लास 11 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पिगू के बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इन दैट डिटेल। बट क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस हमारे दिए हुए हैं तो मैं आपको करवा दे रही हूँ। इकोनॉमिस्ट है ये, और इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में हम बातें करते हैं क्या होना चाहिए। एक आदर्शात्मक सिचुएशन के बारे में जहाँ कहीं पर भी हम पढ़ रहे हैं वो अर्थशास्त्र है। व्हाट ओट टू बी मतलब होना क्या चाहिए, आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, इसकी स्टडी अर्थशास्त्र कहलाती है। अकॉर्डिंग टू पिगू ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर for the question number 10. Now move on to the next question, which is question number 11, and देखते हैं क्या है question number 11 में। तो question number 11 में कह रहा है who gave development oriented definition of economics? पहला ऑप्शन एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है जे.के. मेहता, ऑप्शन सी मार्शल, एंड ऑप्शन डी सैमुअलसन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि किसके द्वारा इकोनॉमिक्स की परिभाषा दी गई है जो कि डेवलपमेंट पर बेस्ड है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? ये डेफिनेशन के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। मैंने आपको 4 डेफिनेशंस के बारे में बताया है। सबसे पहला डेफिनेशन है आपका वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय एडम स्मिथ मेनली, है ना। एडम स्मिथ के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो है वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, कल्याण आधारित परिभाषा, और इस परिभाषा को देने का क्रेडिट जाता है किसे? तो ये
डेफिनेशन देने का क्रेडिट जाता है अल्फ्रेड मार्शल को। ठीक उसी तरह से तीसरी जो परिभाषा है वो दी गई है स्कैरसिटी बेस्ड, स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है। एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय एल रॉबिन्स, लियोनल रॉबिन्स के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। और चौथी परिभाषा जो है, जो मेनली इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में आती है, विच इज़ बेस्ड ऑन growth and development. You can also say development based definition, but we usually say growth and development oriented definition, आधारित परिभाषा। and this definition was given by पॉल सैमुअल्सन। ये पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दी गई थी। और हमारा सवाल जो है वो इसी पर बेस्ड है कि डेवलपमेंट बेस्ड डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। तो ऑप्शंस में देख लें, पॉल सैमुअल्सन का नाम कहाँ है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बाकी के ऑप्शंस गलत हैं, बिकॉज ऑप्शन ए एडम स्मिथ हु गेव द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जे.के. मेहता ने डेफिनेशन प्रॉपर अगेन आपको बताया हुआ है, इन्होंने फॉलो किया है और इनके अपने दूसरे थ्योरीज में कंट्रीब्यूशन है जो हम लोगों ने यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं, 11th क्लास में नहीं पढ़ने हैं। ऑप्शन सी विच इज़ मार्शल, अगेन दिस इज़ नॉट द राइट आंसर बिकॉज मार्शल इज़ गिवन द डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर। इन्होंने मानव कल्याण की बातें करी थी, ना कि ग्रोथ की, डेवलपमेंट की। ग्रोथ और डेवलपमेंट पर में बेस्ड डेफिनेशन मेनली दिया गया है पॉल सैमुअल्सन के द्वारा, और इन्होंने ये डेफिनेशन अपनी किताब जिसका नाम इकोनॉमिक्स था उसमें दिया था। एंड इस तरह से ये जो परिभाषा थी पॉल सैमुअल्सन की, ये 1948 में दी गई थी। एंड आपके क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज़ पॉल सैमुअल्सन। यू कैन ऑल्सो से ओनली सैमुअल्सन। चलिए, तो इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। आप देख पा रहे हैं अब तक हम लोगों ने बहुत अलग टॉपिक नहीं देखा है, बस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो है अपने आप में ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वेरियस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, और वही क्वेश्चंस घुमा घुमा कर हम लोग जो हैं देख पा रहे हैं और उसके आंसर को हम कर रहे हैं। होप आपको हर तरह से ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाओगे। इकोनॉमिस्ट का नाम, डेफिनेशन का आधार, किताब का नाम और किताब कब आई थी, ये मेन बातें हैं, आपको इनको ज़रूर से याद रख लेना है। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे, और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे सवाल है एसेंस ऑफ economics is option A scarcity, option B choice, option C both the above, and option D none of these। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स का एसेंस क्या है। एसेंस का मतलब हो गया कि कंप्लीट इकोनॉमिक्स जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, इस विषय के का रूट क्या है, या बोलिए कि कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर जो मेन मुद्दा है हमारा, जो टॉपिक है हमारा, वो क्या है, हम किस बारे में पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र के अंदर। तो हम इकोनॉमिक्स में मेनली पढ़ते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जहाँ पर हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ये बात है। अब ह्यूमन के किस बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं उस बिहेवियर के बारे में जहाँ पर हम जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, मनुष्य की इच्छाएं असीमित है, और उन असीमित इच्छाओं में को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो हम
रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं जो कि सीमित होते हैं, और ह्यूमन वांट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि असीमित हैं। अब इन्हीं दोनों की वजह से जब आपके पास सिर्फ 100 रुपये हैं और खर्च करने की ज़रूरत आपको 1000 रुपये की है, यानी आपके पास पैसों की कमी है, स्कैर्सिटी है। और जहाँ कहीं पर भी हम ये स्कैर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी को कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्स लिमिटेड है, मतलब रिसोर्सेज की कमी है। और जब रिसोर्सेज की कमी है और हमें हमारे अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। तो जहाँ कहीं पर भी अगर डायरेक्टली बोला जाए तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या हम पढ़ रहे हैं? स्कैर्सिटी और चॉइस के बारे में। अर्थशास्त्र के अंदर हम इसी स्कैर्सिटी और इसी चॉइस के बारे में पढ़ते हैं। सो ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या गिवन है। ऑप्शन ए में स्कैर्सिटी दिया हुआ है, ये होगा आंसर, बिकॉज इकोनॉमिक्स में हम बिल्कुल स्कैर्सिटी जानते हैं, पढ़ते हैं। ऑप्शन बी में चॉइस दिया हुआ है, देखिए ये भी आंसर होगा। अब ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी में कहता है बोथ दी एबव, यानी कि ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, बिकॉज ऑप्शन सी में स्कैर्सिटी एंड चॉइस दोनों आया हुआ है। सिर्फ स्कैर्सिटी कर दोगे आंसर तो गलत हो जाएगा, सिर्फ चॉइस कर दोगे आंसर तो वो भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी अगर आप करते हैं तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, बिकॉज इसके अंदर हम बोथ स्कैर्सिटी एंड चॉइसेस दोनों की बातें कर रहे हैं। ऑप्शन डी सही जवाब नहीं है, बिकॉज नन ऑफ दीज नहीं होगा। ऑप्शन में जो गिवन है उनमें से कुछ ऑप्शंस हमारे आंसर हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ बोथ ए एंड बी। यहाँ पे ए एंड बी नहीं है, बोथ दी एबव है, तो वो भी आपका सही जवाब होगा। तो एसेंस का मतलब आप समझेंगे, आधार कह सकते हैं आप इसको, या आप जिस्ट कह सकते हैं कि कंप्लीट इकोनॉमिक्स किसके बारे में है। एसेंस का ये मतलब है। और एक कंप्लीट अर्थशास्त्र की जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो इन्हीं दो चीज़ों के बारे में है कि कैसे हमारे पास संसाधन कम है और कैसे हम स्कैर्सिटी के सिचुएशन में, रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, और कैसे उस सिचुएशन को टैकल करते हुए हम चॉइसेस करते हुए अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। जहां पर पूछा जा रहा है विच इकोनॉमिस्ट gave preference to human against wealth। ठीक है, पहले हम ऑप्शंस लिख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम ज़रा देखते हैं कि क्या सवाल है। पहला ऑप्शन है जेबी से, दूसरा ऑप्शन है पिगू, तीसरा ऑप्शन है रॉबिन्स, और चौथा ऑप्शन है सैमुअल्सन। ठीक है, देखिए सवाल में पूछ रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने, कौन से इकोनॉमिस्ट के द्वारा इकोनॉमिक्स में वेल्थ के जगह पर ह्यूमन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। अर्थशास्त्र में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, अपने अपने स्टेटमेंट को दिया है, और हमारा ये सवाल जो है वो इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट पर बेस्ड है, और कहता है कि वो कौन से अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने ह्यूमन को वेल्थ की तुलना में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, यानी कि ज़्यादा महत्व दिया है। सबसे पहला ऑप्शन है देखिए जेबी से। मैं आपको बता दूं कि जेबी से जो हैं वो आपके फॉलोवर रहे हैं एडम स्मिथ के, और जो एडम स्मिथ हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए धन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। इन्होंने बोला अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय जहाँ पर हम धन की चर्चा करते हैं, धन
के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जे बी से तो आपके करेक्ट आंसर नहीं होने वाले हैं इस क्वेश्चन के। जे बी से विल बी द रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, पिगू। अगर पिगू की बात की जाए तो ये आपके फॉलोवर रहे हैं, मतलब फॉलोवर कह सकते हैं आप, या आप ये बोलें कि इनका अपना जो स्टेटमेंट रहा है ये मार्शल के स्टेटमेंट से काफ़ी मिलता जुलता रहा है, जहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि अर्थशास्त्र में हम धन के बारे में नहीं पढ़ते हैं या वो उसका विज्ञान नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र मानव के कल्याण का विज्ञान है। मतलब जहाँ पर हम मानव के कल्याण के बारे में पढ़ें, उसकी चर्चा करें, अर्थशास्त्र वो विषय है। और ये स्टेटमेंट मार्शल के द्वारा दिया गया था। इस स्टेटमेंट को ही, यानी इस लॉजिक या इस बात को, विच इज़ कि वेल्थ नहीं ह्यूमन वेलफेयर, ये स्टेटमेंट पिगू ने भी फॉलो किया। तो पिगू जो हैं उन्होंने ज़रूर ह्यूमन को, मानव को धन की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है यही हमारा राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 13 का, ऑप्शन नंबर बी विच इज़ पिगू। अगला जो ऑप्शन है वो एक बार देख ही लिया जाए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब नहीं है, रॉबिन्स, क्योंकि रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स की स्टडी में स्कैरसिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, चॉइसेस की बातें इन्होंने ज़्यादा करी है। इन्होंने ना धन की बात करी, ना इन्होंने मानव के कल्याण की बात की, तो मानव की भी बात नहीं हुई है, स्कैरसिटी पर इनका ज़्यादा फोकस था, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब नहीं है। ऑप्शन डी सैमुअल्सन। सैमुअल्सन के अनुसार हम अर्थशास्त्र में डेवलपमेंट यानी विकास की बातें करते हैं, ग्रोथ की बातें करते हैं, वृद्धि की बातें करते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टडी हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी यानी कि पिगू सही जवाब है आपके क्वेश्चन नंबर 13 के, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं मानव की, और ये स्टेटमेंट आपके पिगू नाम के अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और पहला जो आपका चैप्टर है दिस इज़ रिलेटेड टू द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो परिभाषा और अर्थशास्त्री और किताबें और कब आई थी, पब्लिश्ड ईयर्स, इन सब पे ज़्यादा मेन फोकस रहा है आपके यूनिट 1 का, जिसमें आप देख पा रहे हो कि सवाल भी हमारे काफ़ी उसी से मिलते जुलते हैं, स्टेटमेंट वगैरह से रिलेटेड आपके ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो आप सबको, जैसा कि कहा है मैंने ऑलरेडी, क्वेश्चंस को ज़रा डिटेल में आप समझें और क्वेश्चंस आप ज़रूर नोट करते जाएं, क्योंकि आप जब देख रहे हो वीडियो तो आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा इजी है, ये हमको आता है। तो एक आप अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते जाएंगे क्वेश्चंस का, तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। और उसके राइट आंसर्स जो हैं वो बाद में आप सेल्फ प्रैक्टिस के दौरान भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इससे आपको एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगी। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनिट 1 के साथ। थैंक यू।